अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन की थी कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चलता है और किस टाइप के हमारे पास जो है ना रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें चाहिए होती है कि हम जो है ना प्रॉपर तरीके से अपने ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें और हमारी तमाम चीज़ें जो है ना इंटीग्रेटेड हो सकें। आज हम देख रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। किस तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमारे यहाँ जो है ना मैनेजमेंट जो है ना डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, कौन से की पर्सनल्स उसमें काम करते हैं, किस तरीके से कौन से चार्ट हमारे पास उसमें फॉलो किया जाता है और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप करते हैं। तो कहता है कि ऑपरेशन इज द की ऑपरेटिंग सक्सेस फुल एंड एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज द की टू ऑपरेटिंग अ सक्सेसफुल एंड एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होना बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते और हर बंदा इंडिविजुअली काम करता है तो फिर तो हमारे पास जो है ना ऑपरेशन सक्सेसफुली नहीं हो सकते और ना ही एफिशिएंसी आ सकती है। ठीक है, सो एफिशिएंसी हमें चाहिए और हमें जो है ना रिजल्ट्स चाहिए, सक्सेसफुल आउटकम्स चाहिए। तो फिर उसके लिए इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की तरह हो, ग्रुप ऑफ पीपल उसमें काम कर रहे हैं और वो साइनर्जी इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। साइनर्जी से मुराद हमारा क्या है कि 2+2=5, क्योंकि कंबाइन इफेक्ट उनका ज़्यादा होना चाहिए बजाय इसके कि इंडिविजुअली लगे रहें और वो रिजल्ट्स हमारे लिए इतनी यूजफुल ना हो। तो इसलिए कहता है कि ईच पर्सन इन द कंपनी must be aware of his role within the organization and must be mindful of the chain of command। कि हर एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने रोल को पहचाने। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि वो किस पोजीशन पे क्यों बैठा हुआ है और ये पोजीशन उससे क्या डिमांड करती है, क्या एक्सपेक्टेशन रखती है कि आप कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे। और चेन ऑफ कमांड हमारे पास जो है ना प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए कि मेरी कमांड के अंदर कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, मैंने उनको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मैंने उनको जो है ना यूटिलाइज करना है। So कहते हैं कि just like in any organization, the structure is usually represented through a dimension chart. An organization chart shows the chain of command of the company and the proper flow of responsibility within the manufacturing setup, which is essential for the company to run an inefficient manner। ठीक है कि हमारे पास जो है ना अब हम ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन किस लेवल पे बैठा हुआ है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसका हमारे लिए पास यही की सोल्यूशन है, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ठीक है कि जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, स्टार्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे डिपेंड करता है, उसके वर्क पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा फॉलो करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो है ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी देखें तो हमारे पास जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी तमाम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके जरिए से रिप्रेजेंट हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के जरिए से हो सकती हैं। कि हर एक बंदे को प्रॉपर पता होना चाहिए कि वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करेगा और किसको रिपोर्टिंग करेगा, किस तरीके से करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस किस्म का जो है ना स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, जिसमें अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो है ना सीईओ टॉप पे या प्रेसिडेंट उस ऑर्गेनाइजेशन का बैठा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ ऑपरेशंस, हेड ऑफ मार्केटिंग, के उसके अंदर जो है ना डिफरेंट किस्म के फंक्शनल मैनेजर्स बैठे हुए हैं या हेड बैठे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं कि उन ऑर्गेनाइजेशन में अपने अपने लेवल पे एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। हेड ऑफ फाइनेंस के अंडर हमारे कौन कौन बैठा हुआ है जी, मैनेजर अकाउंटिंग बैठा हुआ है, मैनेजर इन्वेंट्री कंट्रोल और मैनेजर फाइनेंशियल प्लानिंग के बैठा हुआ है। कि ये लोग क्या करेंगे कि जो है ना अपने हेड ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट करेंगे और हेड ऑफ फाइनेंस सीईओ को रिपोर्ट करेगा। तो एक मैनेजर अकाउंट का काम क्या है, अकाउंट से रिलेटेड तमाम की तमाम एक्टिविटीज को मैनेज करना, प्रॉपर तरीके से उसको ऑपरेट करना। ठीक है कि वो जो है ना अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, स्टेटमेंट्स ठीक से मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, कैश पेमेंट्स रिसिप्ट्स वगैरह प्रॉपरली हमारी मैनेज हो रही है कि नहीं हो रही। मैनेजर इन्वेंट्री कंट्रोल क्या करेगा, सामान को देखेगा, इन्वेंट्री कितनी मौजूद है, कितनी यूटिलाइज हो गई है, कितना हमें जो है ना उसको रिन्यू करना है। इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड वो डिसीजन मेकिंग करता है। मैनेजर फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे पास किस चीज़ को देखता है, वो देखता है कि मैंने कहाँ से फंड्स जनरेट करने हैं, कहाँ पे हमने उसको यूटिलाइज करना है, किस तरीके से हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर चलेगा। वो इन चीज़ों के बारे में जो है ना डिसीजन मेकिंग करता है। हेड ऑफ ऑपरेशंस देखें तो उसके अंडर हमारे पास जो है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आ जाता है। ठीक है, फॉर मैनेजर प्रोडक्शन ए, मैनेजर प्रोडक्शन बी। ठीक है कि हमारे पास हेड ऑफ ऑपरेशंस की एक्टिविटीज के साथ प्रैक्टिकल इन चीज़ों के साथ इनका ऑन हैंड काम है। तो वो किस चीज़ को देख रहा है हमारे,
ठीक है, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स कि वो ह्यूमन को देख रहा है कि कौन सा बंदा कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, किस तरीके से मैंने उनसे काम लेना है। हमारे पास मैनेजर प्रोडक्शन ए कि हमने देखना है कि हमारे पास जो है ना प्रोडक्शन ए डिपार्टमेंट के जो है ना मैनेजर वो क्या कर रहा है, किस तरीके से उसके ऑपरेशन चल रही है, और प्रोडक्शन मैनेजर भी हमारे पास बैठा हुआ है तो वो अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को देखेगा कि किस तरीके से वो एक एफिशिएंट और हमारे पास जो है ना लेस इनपुट पे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने वाला एक इफेक्टिव सिस्टम डेवलप कर सकता है। हेड ऑफ मार्केटिंग के अंदर देखें तो मैनेजर सेल्स, मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजर कस्टमर सर्विसेज। क्या हेड ऑफ मार्केटिंग किस चीज़ को देखेगा, मार्केटिंग में क्या करता है कि 4 पीस जो है ना उससे मेन पिलर्स में आ जाते हैं। तो फिर मैनेजर सेल्स देखेगा कि किस तरीके से हम अपने सेल्स को जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम पॉसिबल जो है ना सेल्स डेवलप कर सकते हैं। मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास देखिएगा कि किस तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स काम कर रहे हैं और हम बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर तक पहुंचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर कर सके। मैनेजर कस्टमर सर्विस हमारे पास जो है ना कस्टमर सर्विस से रिलेटेड नाम जिक्र किया गया है, तो वो कस्टमर से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़ को देखेगा कि हमने अपने कस्टमर्स को किस तरीके से सर्व करना है, हम उनको बेटर सर्विसेज कैसे दे सकते हैं और हम उनको 24/7 जो है ना हम किस तरीके से असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का यहाँ पे फ्लो चार्ट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया गया है कि किस तरीके से हमारे पास फंक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर हमारे पास जो है ना उसको हम जो है ना मैट्रिक स्ट्रक्चर में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फंक्शन में भी कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग और साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ जो है ना ऑर्गेनाइजेशन कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास ये इस किस्म का जो है ना एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। कहते हैं कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कौन कौन से हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो एक टॉप मैनेजमेंट बैठी हुई है जिसको हम एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है कि एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट इज द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जीक्यूटिव मैनेजर मे बी अ पर्सन विद द टाइटल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ भी उसको कहा जाता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीईओ, ठीक हो गया, प्रेसिडेंट और सिमिलर टाइटल। An executive manager has the ultimate responsibility of choosing a manufacturing strategy, just like choosing the primary direction of all other departments, and is also ultimately responsible for outcomes of that strategy. A wise executive manager will seek input and feedback from relevant and technical managers when devising a manufacturing strategy. ये हमारे पास क्या करता है कि सीईओ जिसको कहते हैं या सीईओ हमारे पास कहा जाता है या प्रेसिडेंट वगैरह के नाम से उसको पहचाना जाता है। ठीक है, तो उसका काम मेजरली क्या होता है हमारे पास, उसका सारा का सारा काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रेटजीज बनाना लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है कि वो जो है ना किस तरीके से अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को इन लाइन चला सकता है, कैसे ट्रैक पे लेकर जाएगा और अपने गोल्स की तरफ उनको कैसे लेकर जाएगा। तो मेनली उसका काम जो है ना क्या है कि वो जिस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाता है, प्लान बनाता है, उन चीज़ों का श्योर कराना, उस चीज़ को कंफर्म कराना कि हाँ वाकई इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से प्लान बनाया था और वो इनको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो कहता है कि एक जो है ना एक समझदार वाइज एग्जीक्यूटिव मैनेजर कौन होगा, क्योंकि वो जो है ना कोशिश करे कि वो लेस इनपुट पे ज्यादा आउटपुट दे सके। ठीक है, और वो जो है ना क्या कर सके बाकी मैनेजर्स के साथ भी कनेक्टेड हो, उनसे फीडबैक टाइमली लेता रहे, ताकि अगर कहीं पे जो है ना लाइकनेस आ रही है या कोई डिपार्टमेंट अपने गोल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा या कुछ जो है ना ऐसे प्लान्स हैं जो उनके लिए पॉसिबल नहीं इम्प्लीमेंट करना, तो वो क्या कर सकते हैं उसको रिवाइज करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन एंड और प्रोडक्शन मैनेजर और मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर। ठीक है, तो कहते हैं कि द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीडर ऑफ द प्रोडक्शन वर्कर्स एंड सुपरवाइजिंग इन द प्रोडक्शन फैसिलिटी। नाम से शोर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन जितनी और ये होगी उसके लिए वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है और वो क्या करेगा देखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्रोडक्शन वर्कर्स वगैरह काम करेंगे सुपरवाइजर है वो प्रॉपर तरीके से अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और प्रोडक्शन मैनेजर कौन होंगे, वो लोग होंगे जो डायरेक्टली क्या होगा सीईओ के साथ जो है ना कनेक्टेड होंगे या एग्जीक्यूटिव मैनेजर के साथ कनेक्टेड होंगे, जो क्या करेंगे उनको प्रॉपर तरीके से डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे और वो क्या करेंगे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो एक वाइस प्रोडक्शन मैनेजर कौन होगा, जो क्या करेगा कि वो जो है ना इनपुट प्रॉपर तरीके से ढूंढेगा, जो भी एक अच्छा इनपुट फाइंड आउट करेगा और अपने जो है ना फीडबैक रिसीव करेगा अपने प्रोडक्शन सुपर लाइन मैनेजर। ठीक है, जो उसके लाइन मैनेजर्स काम सुपरवाइजर काम करें जो वहाँ पे उस काम के साथ अटैच हैं, उस काम को देख रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयज जो उसके अंडर हैं जो उसके चेन ऑफ कमांड के अंडर आ जाते हैं, उन तमाम को क्या करेगा प्रॉपर तरीके से देखेगा और उनके कंसर्न्स को सॉल्व करेगा और ताकि वो जो है ना इफेक्टिव तरीके से अपने प्रोडक्शन स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकें। और हमारे पास जो है ना चाहे प्रोडक्शन मैनेजर जो है ना हमारे पास क्या है
usually reports the success or failures of predetermined manufacturing strategies to the executive managers कि वो अपने पहले से ही जो प्लान वगैरह बना रहा है उस वक्त उनको आगाह करेगा कि क्या स्ट्रेटजी किस तरीके से चलेगी, क्या सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या नुकसानात होंगे, क्या फायदे होंगे। वो तमाम चीजें क्या करेगा, वो अपने एग्जीक्यूटिव मैनेजर को टाइमली रिपोर्ट करता रहेगा। थर्ड हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन लाइन मैनेजर्स। कहते हैं कि प्रोडक्शन लाइन मैनेजर्स आर the liaison between the production managers and the production manager workers। अच्छी हो गया कि इनका काम क्या है कि हमारे पास जो है ना फैसिलिटेट करना प्रोडक्शन वर्कर्स और प्रोडक्शन मैनेजर्स को, उनके दरमियान लिंकेज एसोसिएशन क्रिएट करता है। कहते हैं कि all the production manager is responsible for entire manufacturing facility, the production line supervisor responsible for only the production or assembly line where he is stationed। a production line supervisor may be responsible for multiple assembly lines within a certain production line. It is essential for the production manager to relay the manufacturing strategy given to him to the production line supervisor that report to him। ठीक है कि हमारे पास क्या है कि प्रोडक्शन लाइन मैनेजर के फ्रंट पे हमारे पास वो बंदा कनेक्टेड है जो अपने प्रोडक्शन मैनेजर के साथ एसोसिएट है, और वो क्या करेगा कि हमारे जो है जो प्रोडक्शन मैनेजर वो तमाम चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, वो इन चीज़ों को देख रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रही है, कैसे काम नहीं कर रही, वो इन तमाम चीज़ों को देखेगी। जहाँ तक बात आ जाती है हमारे पास जो है ना हमारे सुपरवाइजर की, ठीक है, प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर का जिक्र रहता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो प्रोडक्शन को देखेगा या वो असेंबली को देखेगा। ठीक है कि जहाँ पे उसको जिस काम पे लगा दिया कि प्रोडक्शन पे लगा दिया, असेंबलिंग पे लगा देता है, वो वहीं पे उसके साथ कनेक्टेड होगा और उसी के साथ उसका एसोसिएशन रहेगा। और प्रोडक्शन लाइन मैनेजर क्या है कि वो जो है डिफरेंट असेंबली लाइन उसके अंडर हो सकते हैं कि जी 4-5 किस्म के असेंबली लाइन है जिनको क्या करेगा, वो देखता रहेगा, उनके ऊपर जो है फोकस करेगा और उनको बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमारे प्रोडक्शन मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, उसको रिलाई करना पड़ेगा 3 चीज़ों पे कि मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी जो उसको दी गई है, वो जो है ना सुपरवाइजर जो है ना जो प्रोडक्शन लाइन मैनेजर्स हैं उनसे उनसे वो काम निकलवा सकें, ठीक है, और बेहतर से बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकें। ठीक है, अदरवाइज जो है ना जो उनको स्ट्रेटजीज वगैरह मिली है, अगर वो क्या करता है कि अपने लाइन सुपरवाइजर से प्रॉपर तरीके से काम नहीं ले सकता या उनसे रिजल्ट जो है ना वो नहीं फाइनलाइज करवा सकता, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ऐसे भी तो काम चल रहा था रिजल्ट्स के बगैर, और जब लाइन सुपरवाइजर वगैरह को हायर भी कर लिया और स्टिल हमारे पास जो है उस किस्म की सिचुएशन चल रही है, तो फिर ये एक अच्छी पॉजिटिव सिचुएशन हमारे लिए नहीं है, बल्कि क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है कि हम इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से देखें, कैसे यूटिलाइज करें जबकि हमारे पास स्टिल रिजल्ट्स अननोन है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन वर्कर्स। द प्रोडक्शन वर्कर इज एट द बॉटम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। However, the production worker is one of the most important piece of manufacturing strategy set forth by executive management. The production worker who trained properly, when trained properly and given the proper tools needed to complete his job efficiently, there can be reason for the success or failure of manufacturing strategy. Production workers report to the production line supervisor। ठीक है कि अब ये हायरार्की के साथ बता रहा है कि पहले प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फिर उसके लाइन प्रोडक्शन लाइन से जो है सुपरवाइजर हो गया, अब प्रोडक्शन वर्कर हो गए, कि जो हमारे पास मेन रोल परफॉर्म करते हैं और तमाम के तमाम हमारे जो है ना जो भी प्रैक्टिकल काम है उन चीज़ों को परफॉर्म करता है। तो इसलिए वो डेली रूटीन जो ऑपरेशन हमारे पास जिनके लिए स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, वो लोग होते हैं कि वो जो है ना इस काम को पॉसिबल बनाते हैं और वो तमाम के तमाम जो है ना मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में इसलिए हम उसको क्या करते हैं, एंड पे कोट करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली काम के साथ एसोसिएट है। तो प्रोडक्शन वर्कर के साथ हमारा जो कंसर्न होता है वो यही है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करें ताकि वो लोग हमारे लिए जो है ना रिजल्ट ओरिएंटेड हो सके और हमारे लिए एफिशिएंसी ला सके। अगर वो जो है ना प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं होंगे तो फिर एफिशिएंसी भी लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और सक्सेस और जो है ना फेल्योर हमारे सारे के सारे हमारी जो है ना स्ट्रेटेजी की इस पे डिपेंड करती है। अगर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमने एक नई मशीन इंस्टॉल करनी है जो क्या करता है कि वो जो है ना हमारे पास ट्रांसपेरेंट सेलफोन बनाएगा। अब ट्रांसपेरेंट सेलफोन वो बनाएगा लेकिन आपके पास स्किल वर्कर नहीं है, तो फिर उसको जो है ना पॉसिबल कौन बनाएगा? तो वो पॉसिबिलिटी तो अचीव नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपने जो है ना जो लाइन मैनेजर प्रोडक्शन में वर्कर्स होते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं, उनको काम सिखाते हैं ताकि हमारे पास जो है ना सक्सेस रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाए और फेलियर रेट जो हमारे पास कम हो जाए। तो हमारे जितने भी प्रोडक्शन रिपोर्टर होंगे वो किसको जो है वर्कर्स होंगे वो किसको रिपोर्ट करेंगे, वो प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेंगे और उनको जो है ना आगाह करेंगे अपने काम के बारे में, अपने जो है ना फीडबैक उनसे हासिल करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कौन सा काम परफॉर्म किया और क्या वो सही तरीके से किया कि नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी।
कि हमारे पास जो है ना स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो किस तरीके से हमारे पास काम करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि द स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजिंग process is generally accomplished by three primary decisions: division of labor, departmentalization and delegation। ठीक है कि हम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर तो इनिशियल चैप्टर्स में पढ़े हुए थे, ठीक है, तो वहीं से उसी से रिलेट करके कहते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से चलते हैं, किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कौन से प्राइमरी डिसीजन हमें देखने पड़ते हैं जब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है कि हम जो है ना पहले से डिटरमाइन कर सके, बता सके कि कौन कौन सा काम करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसकी ड्यूटीज क्या होंगी। डिपार्टमेंटाइजेशन के ग्रुपिंग जॉब्स टुगेदर कि हमें डिपार्टमेंट में इनको बिठा दें कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस वाले सारे बैठे हुए हैं, एचआर का है तो एचआर वाले, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग वाले बैठे होने चाहिए। तो हम उनकी प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंटाइजेशन करें और फिर डेलीगेशन करें कि असाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हर एक बंदे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी जो है ना अथॉरिटी देनी चाहिए उसके पोजीशन के अकॉर्डिंगली, ताकि वो लोग प्रॉपर तरीके से जो है ना काम कर सकें और वो मोटिवेटेड होकर आपको जो है ना रिजल्ट दे सकें। तो इसलिए कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब रिलेशनशिप ऑफ रिसोर्सेज विद इन एन कंपनी। इट बिगिंस विद पीपल बट आल्सो इंक्लूड मटेरियल, मनी एंड इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो हमें प्रॉपर्ली पहले यही बताते हैं कि हमारे पास जो है ना किस तरीके से क्या रिलेशनशिप है रिसोर्सेज के दरमियान, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किस तरीके से रिपोर्ट करेगा और सारा का सारा सिस्टम कैसे चलेगा। लेकिन अगर देखें तो सिर्फ इसके साथ इसका कंसर्न नहीं है, लेकिन जो है ना इसमें लोगों के साथ साथ ये भी देखना है कि हमारे पास कौन से रिसोर्स अवेलेबल है, हमारे पास फंड्स कितने हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन कितनी है। तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो इसमें पहली चीज़ हमारे पास आ गई डिवीजन ऑफ लेबर्स कि हमने कहा कि हम जो है ना अपने लेबर्स को प्रॉपर तरीके से देखें कि वो उसने क्या काम करना है, कैसे करना है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने परफॉर्म करनी है। तो इसलिए कहता है कि डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स दैट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज स्प्लिट इनटू मैनी सिंपल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज टेकन बाय डिफरेंट वर्कर्स हु आर स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट। कि हम उसको क्या करें, डिविजनलाइजेशन करें, अपने कामों को डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, हम उसको जो है सेग्रीगेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें कि सही बंदा सही तरीके से उस काम को परफॉर्म करे तो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके हम जो है ना एक ही बंदे को हायर करें और सिर्फ 10 बंदों के काम दें। तो उसको सिंपली छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करो और फिर डिफरेंट वर्कर्स हायर करके उसको जो है ना प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन को परफॉर्म करो ताकि आप मैक्सिमम रिजल्ट अचीव कर सको। तो कहते हैं कि different workers perform parts of production on the basis of their specialization. The result is that good come to the final shape and with cooperation and of many workers. For example, in a large-scale ready-made garment factory, one person cut the fabric, the second person stitches it with a machine, the third person buttons, and the fourth perform folding and packing. ठीक है कि अब हमारे पास क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन हम देखें तो स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जो बंदा जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उसी के अकॉर्डिंग हम काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे हमारे पास जो है ना हमने कहा कि हमारे पास फैक्ट्री है जो है ना गारमेंट्स की, तो वहाँ पे क्या होता है रेडीमेड में कि कोई जो है ना उसको सी रहा होता है, कोई उसको जो है ना क्या कर रहा है कि कपड़े वगैरह काट रहा है, कोई उसको जो है ना क्या कर रहा है कि उसकी जो है ना बटन वगैरह लगा रहा है, कोई मशीन को यूज़ कर रहा है, कोई इसकी पैकिंग वगैरह कर रहा है। तो हर एक काम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डिफरेंट हिस्सों में और हर एक बंदा अपने काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब अगर इसको एक बंदा होता तो फिर उसको बनाना और फिर स्टिच करना और फिर पैक करना इट will take too much time। तो हम इसलिए क्या करते हैं कि इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहता है कि एडम स्मिथ 1723 and 1719 economist was the first person to introduce the concept of division of labor in his famous book The Wealth of Nations in 1776। He illustrated the way goods or services are produced when divided into a number of tasks that are performed by different workers instead of all the tasks being done by the same person। एडम स्मिथ ने इसके बारे में जिक्र किया था जहाँ पे हमारे पास जो है ना उसने वेल्थ का जिक्र किया था, ये वहाँ पे हमारे पास जो है ना इसने ये भी कहा कि हमें कामों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, हम उसको डिवीजन करना होगा अपने लेबर को। ठीक है, कौन सी बुक में कहा, वेल्थ ऑफ नेशन में 1736 में उसने इसका जिक्र किया था कि गुड्स और सर्विसेज जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही हैं उनको डिफरेंट टास्क में डिस्ट्रीब्यूट करो और वो काम डिफरेंट वर्कर्स से लो। एक तो आपके पास ट्रांसपेरेंसी आएगी, दूसरा आपके पास एफिशिएंसी आएगी क्योंकि एक बंदा सारा का सारा काम करेगा तो फिर तो वो जिस तरीके से जो काम परफॉर्म कर रहा है नोबडी इज गोइंग टू आस्क हिम। जब आप इसको स्प्लिट कर दोगे तो एक तो स्पेशलाइज बंदा उस चीज को बनाएगा, दूसरा उसको इस चीज का भी डर होगा कि अगला बंदा जो है ना रिपोर्ट कर रहा है, इस चीज को एनालाइज भी कर रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है। तो कहते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू ऑपरेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी व्हिच कंटिन्यूज टू दिस डे। ठीक है कि हमारे पास जो है डिवीजन ऑफ लेबर का काम जो है ना हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, और उसके की एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आर
increase efficiency, improve quality, utilization of specialized skill and talents of workers, economies of scale, and faster training of workers. कि जब हम जो है ना डिविजनलाइजेशन के जिक्र करेंगे तो उससे क्या होगा, हम लेस इनपुट पे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकेंगे। हमारे जो है ना प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि वर्कर्स दिल से काम करेंगे और हमारे पास स्पेशलाइज्ड स्किल और टैलेंटेड बंदा आ जाएगा क्योंकि हर एक बंदा हर एक काम को सीख रहा है तो समझ रहा है और तो तभी उसने अप्लाई किया और वो जॉब किया हुआ है, तो वो हमें एफिशिएंसी अचीव करके देता है। इफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने कहा कि लेस इनपुट में हमें ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी हॉस्टल की। ये एक बंदे ने एक रूम जो है ना क्या लिया 10,000 रुपए का लिया, तो अब वो अकेला रहता है या 10 बंदों पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसकी कॉस्ट में फर्क आएगा कि नहीं आएगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो उसके पास रिड्यूस होगी कॉस्ट, वो 10,000 जो है ना जो क्या करे वो सारे के सारे 10 बंदों से ले रहा है, ठीक है, और खुद 1 रुपया भी नहीं दे रहा, तो उसको क्या हुआ, उसकी अचीव वाली बेनिफिट हासिल कर रहा है। और हमारे पास क्या हो रही है कि फास्ट चेंजिंग हो रही है हमारे पास वर्कर्स की, कि किसने किस तरीके से काम करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है और कैसे वो एफिशिएंसी लेकर आएगा। फर्दर कहता है कि although used widely in manufacturing automation, division of labor may have some disadvantages as well. Boredom, lack of creativity, redundancy due to new technology, lack of responsibility and interdependence। कि जहाँ पे हमने फायदे का जिक्र किया कि हमारे पास लेस इनपुट पे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, क्वालिटी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और वर्कर्स के टैलेंट हमारे पास आ रहे हैं, वहाँ पे हमने क्या कहा कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तो जो है ना एम्प्लॉइज बोर हो जाते हैं, एक ही टास्क बार बार परफॉर्म करना, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बस एक ही रूटीन वर्क वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास, ठीक है, कि जब न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएंगे, तो उनके जो है ना जब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर सही है, हमारे पास फायदेमंद है, लेकिन उसके हमारे पास जो है ना नुकसान भी यही है कि हमारे पास जो है ना वो उससे उठा जाता है और वो एफिशिएंसी उसकी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। सो यहाँ तक हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने क्या किया है देखा कि शॉर्टली कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो क्या करती है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो है ना ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को डेवलप करती है, कौन सी चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सा डिसीजन लेती है। तो उसमें हमने पहला डिसीजन देखा डिवीजन ऑफ लेबर, रिमेनिंग डिसीजन इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिपार्टमेंटाइजेशन वाइज हमारे पास हो रही है और कैसे हमारे पास डेडिकेशन काम कर रही है। तो यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।